भारत में दोस्तों ऐसी कई अनेकों विविधताएं हैं जिन पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। लेकिन अफसोस कि दोस्तों इसी भारतवर्ष में कुछ डाइवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिन पर कोई भारतीय गर्व नहीं करना चाहेगा। जैसे कि भारत में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम, इसे भला कौन नहीं जानता। वैसे तो भाई ये व्यवस्था भारत में मौजूद सभी धर्मों में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों इस बीमारी का शिकार सबसे ज्यादा अगर कोई हुआ है ना तो वो हुआ है हिंदू समाज, जिसका जीता जागता सबूत है चमार। दोस्तों वैसे तो भाई ये एक सम्मानित जाति है और इसके सभी सदस्य हिंदू भी कहलाते हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल किस किस तरह से, कब और कैसे किया जाता है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। और ये भी कि ये वही जाति है जिसे सदियों से लेकर आज तक निचली और पिछड़ी जाति ही समझा जाता रहा है। इसी भेदभाव ने चमार जैसी अनेकों पिछड़ी जातियों को पैदा कर दिया। केवल यही नहीं दोस्तों, फिर उन्हें दबाया भी गया, प्रताड़ित किया गया। ये लोग दोस्तों शोषित भी हुए और इनसे इनके अधिकार तक छीन लिए गए। इतिहास गवाह है कि चमार लोगों को छुआछूत का दंश तक झेलना पड़ा है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिन चमारों को दलित कहकर पुकारा जाता है वो वास्तव में चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। भारत के मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विजय सोनकर ने अपनी किताब हिंदू चर्मकार जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय में चमार जाति के असलियत का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड का हवाला देते हुए बताया है कि विदेशी और इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख और दलित नहीं थे, लेकिन आंतरिक लड़ाई के कारण ये क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और इनकी गिनती निम्न जाति में की जाने लगी। हालांकि दोस्तों ये दावा आज भी एक शोध का विषय है। ठीक इसी तरह ये भी माना जाता है कि चमार शब्द प्राचीन काल के किसी भी लिखित इतिहास में नहीं पाया जाता है। इसे पहली बार लोधी साम्राज्य के समय इस्तेमाल किया गया, जो अपमानित करने की नीयत से किया जाने लगा। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये आज भी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन दोस्तों ये स्पष्ट है कि आज की चमार जाति उसी चंवर वंश की वंशज है जिसने कभी देश और धर्म के लिए सब कुछ अपना बलिदान कर दिया, लेकिन दोस्तों कभी भी अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। वो राजवंश जिसने अछूत होना स्वीकार किया, लाखों दर्द सहे लेकिन दुश्मन आक्रांताओं के आगे घुटने नहीं टेके। इस राजवंश को स्थापित करने वाले प्रतापी सम्राट चंवर सेन थे, जिनके बाद अन्य कई राजाओं ने इस वंश की बागडोर अपने हाथों से लेकर दुश्मनों से मुकाबला किया। दोस्तों चंवर वंश वो साम्राज्य था जो अपनी रक्षा करने के साथ साथ एकता और मानव का संदेश भी देता था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गुरु रविदास जी। रविदास पेशे से मोची थे, वो जूते बनाने और उनकी मरम्मत भी करने का काम करते थे। समाज की भाषा में उनकी जाति कथित चमार की थी, लेकिन वो इतने ज्ञानी और तार्किक थे कि उनकी एकता और मानवता के ज्ञान से प्रभावित होकर मुल्ला सदना फकीर तक रविदास के मुरीद हो गए। वो मुल्ला सदना फकीर जिसे दिल्ली की गद्दी पर बैठे सिकंदर लोदी ने संत रविदास की हत्या करने के लिए भेजा था। लेकिन दोस्तों संत रविदास के तर्कों को सुनकर वो इतना प्रभावित हुए कि वो ये भूल गए कि उन्हें रविदास की जान लेनी थी। और तो और रविदास के पद चिन्हों पर भी वो चलने लगे। इधर सिकंदर लोदी को जब सारी बातों का पता चला तो सिकंदर ने गुरु रविदास और उनके सभी अनुयायियों को जेल में डलवा दिया और उन पर अत्याचार करने लगा। सभी कैदियों से चमड़े का काम करवाता जो किसी कष्ट से कम नहीं होता, और उन्हें इतनी यातनाएं देता जिससे वो सभी उसके आगे घुटने टेक दे और उसकी सभी शर्तों को मान ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। शारीरिक यातनाओं के साथ सिकंदर मानसिक रूप से भी रविदास को झुकाने का प्रयास करता। ऐसा माना जाता है कि चमार शब्द का इस्तेमाल भी पहली बार सिकंदर ने ही किया था, ताकि वो सभी लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर सके। लेकिन सिकंदर दोस्तों इसमें भी कामयाब नहीं हो सका, बल्कि जब ये बात चंवर वंश के राजाओं तथा अन्य राजाओं को पता चली तो उन सभी लोगों ने एकता दिखाई और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। इसके चलते जब सिकंदर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा तो उसने रविदास के साथ उनके साथियों को भी छोड़ दिया। ये बात समूचे भारत में फैल गई कि संत जिसका नाम रविदास है, उन्होंने बिना किसी युद्ध के ही दिल्ली की सत्ता को हिला दिया है, जहाँ के राजा को ना चाहते हुए भी उन्हें छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद चंवर समाज का नाम और भी ज्यादा इज्जत से लिया जाने लगा। समाज में इनका मान और सम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, समय वो चीज है जो बदलता जरूर है। चमार जाति के जितने बुरे दिन बीते उतने ही अच्छे दिन भी आए। इस समाज के लोगों की सोच बदली और लोगों ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और इस अत्याचार और चमार वंश को नीच समझने वाली घटिया सोच को खत्म कर दिया। इसके बाद बाबू जगजीवन राम, काशी राम, मायावती, मीरा कुमारी आदि वो विशेष व्यक्तित्व रहे हैं जो समय समय पर इस समाज से निकल कर आए, जिन्होंने दलितों के लिए बहुजन समाज का नारा दिया, ताकि दोस्तों चमार और उनके जैसे सभी वर्गों में ऊर्जा आ सके और वो सभी मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ सके, साथ ही समाज का विकास और कल्याण भी कर सके। हालांकि दोस्तों आज भी ऐसी घटना कहीं न कहीं देखने को मिल जाती है जहां पर ऊपरी जाति के लोग इस समाज को परेशान करते हैं। इसलिए भारत की सरकार ने भी कड़े कदम उठाए हैं
अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि आमतौर पर इस चमार शब्द का उपयोग दलितों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भारत की सर्वोच्च अदालत ने चमार शब्द को एक जातिवादी गाली के रूप में चिन्हित किया है। इसके चलते जो भी व्यक्ति इस वर्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, गलत इरादों से करता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एक्ट के तहत उस पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई होती है, जिस पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, बात करें इनकी धार्मिक मान्यताओं की तो भारत और नेपाल में रहने वाले ज्यादातर चमार हिंदू धर्म को मानते हैं। हालांकि इस समुदाय के सदस्यों की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो बौद्ध और अन्य धर्मों को भी फॉलो करती है। भारत के अलावा दोस्तों आपको इनका अस्तित्व पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, जहां ज्यादातर चमार इस्लाम धर्म को मानते हैं। भारत में इनके सामाजिक ताने बाने की बात करें तो राजस्थान में करीब 11%, हरियाणा में 10%, मध्य प्रदेश में 9.5%, छत्तीसगढ़ में 8%, हिमाचल प्रदेश में 7%, दिल्ली 6.5%, बिहार 5% और उत्तरांचल में 5% आबादी इसी जाति की है। इसके अलावा देश के ऐनी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात में भी इनकी संख्या अच्छी खासी है। वैसे तो ये लोग पारंपरिक रूप से दोस्तों चमड़े का ही काम करना पसंद करते हैं, लेकिन आज के बदलते वक्त में ये कहना उचित नहीं होगा कि समुदाय के लोगों का पेशा कृषि या चमड़ा व्यवसाय तक ही सीमित है। और वो इसलिए क्योंकि आज आपको इस समुदाय के लोग राजनीतिक क्षेत्र में काफी एक्टिव मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड हो या फिर खेल का मैदान, साहित्य से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यवसाय, प्रशासनिक सेवा, चमार जाति के नौजवान हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। बात झंडे गाड़ने की हो रही है तो ऐसे में दोस्तों चमार रेजिमेंट को कैसे भुलाया जा सकता है। चमारों की बहादुरी का वो प्रतीक जिसे 1 मार्च 1943 को अंग्रेजों द्वारा दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान गठित किया गया था। दोस्तों इस रेजिमेंट को कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित भी किया गया था। अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट का गठन उस समय सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से मुकाबला लेने के लिए किया था। लेकिन इससे पहले कि इस टुकड़ी को अपने ही देश के क्रांतिकारियों की सेना इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि चमार रेजिमेंट ने देश के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और नेताजी के खिलाफ लड़ने के लिए साफ साफ मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत ने साल 1946 में चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया और तो और टुकड़ी के सभी सदस्यों पर आदेशों की अवमानना के चलते जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों चमार रेजिमेंट ने देश से गद्दारी नहीं की। आज भी कई दलित नेता समय समय पर सेना की इस कंपनी को पुनर्जीवित किए जाने की मांग उठाते रहते हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर ऐसा होता है तो समाज के 20 करोड़ लोगों को अपना इतिहास जानने का मौका तो मिलेगा, साथ ही इस समुदाय का मनोबल भी बढ़ेगा, जो देश की सुरक्षा करने के लिए उन्हें और भी ज्यादा प्रेरित करेगा। तो